जी, तो फिर शुरू करते हैं अपना आज का काम। आज जो हमारा काम है ना, इसका ताल्लुक है वैसे क्वांटम मैकेनिक्स हमने बिस्मिल्लाह करनी है। जहाँ तक क्वांटम मैकेनिक्स का ताल्लुक है सीएसएस के हवाले से, लोग ये समझते हैं कि जी बड़ा मुश्किल ये चैप्टर है, इसको अपनी प्रेफरेंसेस में एंड पर रखते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके चलें तो कोई ख़ास मुश्किल ये चैप्टर नहीं है। इसका जो आधा पोर्शन है ना, ये वो आधा पोर्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो अपनी एफएससी के अंदर। और उसमें यह है कि जिस तरह के मिसाल के तौर पर उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है क्या होता है। वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा एलेबोरेटेड फॉर्म में, कुछ ज़्यादा एलेबोरेशन भी नहीं है, वही कुछ है जो एफएससी में पढ़ी थी। कॉम्पटन इफेक्ट है वो अलबत्ता थोड़ा सा एलेबोरेट अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ हम उसको जिस मेथड से करेंगे, दो मेथड होते हैं। एक वो जो फिज़िक्स के लोग यूज़ करते हैं या अपना कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी की उसमें, और एक जो यहाँ आपको मैं करवाऊँगा वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमने जो जिस बुनियाद पे मैं आपको करवाऊँगा ये है कि हमने इसको पहले रिलेटिविटी में थोड़ा बहुत टच किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, डेविएशन जर्मर का सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसकी एक्सप्लेनेशन सेम जो आप एफएससी में पढ़ कर आए, चाहें तो वही टॉपिक उठा के कर दें, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है, बेटा अपना माइक ज़रा बंद करके रखें। इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो पोर्शन है, ये जितने मैंने टॉपिक्स के नाम गिनवाए, ये सारा क्लासिकल एरा के टॉपिक हैं। और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स का श्रोडिंगर का पोर्शन आता है, जिसके अंदर कोई 4 और 2, एक श्रोडिंगर का क्वेश्चन और 4 उसकी एप्लीकेशंस, और 3 टॉपिक या 4 टॉपिक हैं इसके अलावा हटकर जो उसमें शामिल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ, स्टर्न गालिश एक्सपेरिमेंट है वो आ जाएगा, जीमन इफेक्ट इसमें आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है जी। और एक क्वांटम नंबर, ये भी आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स में लोग सिर्फ अगर भागते हैं तो एक वो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है उससे, ये ऑपरेटर वाला एक क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन है, वो कोई पूरा चैप्टर नहीं है। बाकी चैप्टर हमारा प्रीवियस नॉलेज पे बेस करता है। बिस्मिल्लाह हम करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स और एवेल्युएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन पूरे का पूरा 20 मार्क्स का आया हुआ है। ये नोट्स आज आपको मैं सेंड कर दूंगा, वैसे भी आपको पोर्टल पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप लोग जो पोर्टल पे मौजूद हैं डाउनलोड कर सकते हैं। जो नहीं है उनको ये व्हाट्सएप लिंक आ जाएगा इन नोट्स का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कैसे शुरू हुई क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं ना, तो दो ये उसको पढ़ने से पहले आपके जहन में, बेटा माइक बंद कीजिए क्योंकि आपका सफ़ा पलटने की आवाज़ भी मुझे आ रही है। अच्छा, तो बैकग्राउंड में जाने से पहले हम लोग ये बात याद रखिएगा, जस्ट अ मिनट में हमें कोई आया इसमें, हाँ जी म्यूट मैं कर देता हूँ बेटा हर एक को, ठहर जाए 1 मिनट, करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास राइट नहीं है अपने आप को अनम्यूट करने का, सॉरी, थोड़ी देर के लिए मुझे ज़रा लेक्चर कंप्लीट करने दें, जब मैं आंसर क्वेश्चन लूँगा ना फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूँगा जी। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है इसके अंदर सीखनी है वो आप ओरिजिन है क्वांटम मैकेनिक्स का फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी। तो उससे पहले आपको जहन में 2-3 बातें होनी चाहिए कि क्लासिकल थ्योरी थी क्या, और ये रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही है। रेडिएशन, ये जो आपकी लाइट आती है ये भी रेडिएशन ही की एक टाइप है। जो आपके पास हीट रेडिएशन आती है आपके हीटर से, आपके चूल्हे से, वो भी रेडिएशन की टाइप है। जो सन से लाइट आ रही है वो भी रेडिएशन है। जो बैकग्राउंड रेडिएशन आ रही है कॉस्मिक रेस की शक्ल में आउटर स्पेस से, वो भी रेडिएशन है। जो अल्फ़ा बीटा गामा रेज हम पढ़ के आए हैं वो भी रेडिएशंस हैं। ये सब रेडिएशंस ही की नेचर में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हाई लो फ्रीक्वेंसीज की। साइंटिस्ट का ये ख्याल था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड एट द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी के जी, उनको फिज़िक्स के तमाम फिनोमिना का पता लग गया है, और वो बिलीव करते थे कि ये जो रेडिएशंस हैं इनकी नेचर वेव नेचर है। इनमें क्रैश एंड ट्रफ पाए जाते हैं, जिस तरह स्ट्रिंग या वाटर सरफेस पे होते हैं।
और इनकी जो एनर्जी है वो इनकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये वो एक मेन पॉइंट था। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अगर मैं जिस कमरे में बैठा हूं या जहां आप लोग बैठे हैं वहां एक बल्ब ऑन है तो इंटेंसिटी कम है। आप वहां 2 बल्ब ऑन कर लें, इंटेंसिटी आपने डबल कर दी, 3 कर दें, ट्रिपल कर दी, 4 कर दें, 4 गुना कर दी। तो ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रेस जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही हैं। गर्मियों में वो कहते थे, यही साइंटिस्ट कहा करते थे, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। सर्दियों में इंटेंसिटी अगर कम है या आप साए में चले गए या थोड़ा सा धूप से हट गए तो इंटेंसिटी कम हो गई, तब आपके पास एनर्जी फॉल कम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन क्लासिकल थ्योरी यही थी। इसी बुनियाद पर साइंटिस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ब्लैक बॉडी, हर वो बॉडी जो कैपेबल हो एब्जॉर्बिंग ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ जो उस पर फॉल कर रही हैं और फिर उनको इमिट करने की भी सलाहियत रखती हो, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब वो जो ब्लैक बॉडी है, इसकी जब रेडिएशन को एक्सप्लेन आमतौर पे बनाई कैसे जाती है, कैविटी बनाई जाती है किसी लेड वगैरह के बॉक्स के अंदर और उसको लैंप कोटेड किया जाता है। आप सब लोगों ने एफएससी में टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन ये टॉपिक यहाँ करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिक्र लाजमी आएगा इसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। मैं कोशिश करूँगा जो लिंक आपको मैं अलग से एक्स्ट्रा नोट्स के हैंड आउट की शक्ल में भेज रहा हूँ उसमें ये टॉपिक भी मैं शामिल कर दूँ, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यही है कि उसमें से जब वेवलेंथ फॉल करती हैं और वो जब इमिट करती हैं, उनको जब स्टडी किया जाता है, इंटेंसिटी हम कहते हैं आमतौर पे एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को। तो उस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ के दरमियान जब जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता था, उस ग्राफ की जो एक्सपेरिमेंटल शेप आती थी, उसका जब थ्योरेटिकल उसका एनालिसिस किया जाता था, को साइंटिस्ट ने जब लॉर्ड कैल्विन हो गया, इसके अंदर रैलिज हो गया, क्लॉसियस हो गया और वीन्स हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन हो गए, न्यूमरियस साइंटिस्ट, जिसमें ये मैं 3-4 बड़े बड़े नाम गिनवाए जिनके नामों से आप लोग वाकिफ़ ही होंगे थर्मोडायनामिक्स के हवाले से। तो इन साइंटिस्ट ने जब कोशिश की एक्सप्लेन करने की डिपेंडिंग ऑन द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, तो वो फेल हो गए। यानी किसी का फॉर्मूला आया उस ग्राफ के पहले पोर्शन के लिए, किसी का अगले के लिए, किसी का सेंटर पार्ट के लिए, पूरा ग्राफ किसी एक सिंगल फॉर्मूले से किसी एक साइंटिस्ट ने भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो उसके बाद 1900 के बिल्कुल एंड में, अक्टूबर दिसंबर की बात है, उसमें जनाब मैक्स प्लैंक एक एजम्पशन लेके आता है। एजम्पशन क्या लेके आता है कि आपकी जितनी भी रेडिएशन है ये टाइनी पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल जिन्हें उसने नाम दिया क्वांटा का, उन पे कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। और उसको सामने रख के जब उसने फॉर्मूला डेवलप किया रेडिएशन का, इंटेंसिटी का, तो उस फॉर्मूले ने उस पूरे ग्राफ को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये मैक्स प्लैंक का जिक्र आपको नज़र आ जाएगा जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये कहानी इसी तरह से हिस्टोरिकल नोट है, ये एवेल्यूएशन का चलना है आपके पास। आपने अगर इसको अपनी हिसाब से, अपनी इंग्लिश के हिसाब से सेट करना, आप कर लें। हेडिंग देना चाहते हैं देते चले जाएं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डायलेमा किया, किसने किया, मैक्स प्लैंक का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद जॉन थेंडल का जिक्र कर लें, जो उसके ऊपर उसने फॉर्मूला दिया था इसका KB का, ठीक है ना, एनर्जी का एक फॉर्मूला उसने भी दिया था। वीन्स का जिक्र आएगा, जे थॉमसन का जिक्र आएगा। तो उनके हिसाब से आप हेडिंग दे के चल सकते हैं। ये पैराग्राफ की शक्ल में वैसे लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था मैक्स प्लैंक ने ये बात लेट की कि ये जो क्वांटा होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो E = HF, यानी उसने एनर्जी ऑफ क्वांटा को प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये यूज़ कर लें या ये न्यू यूज़ कर लें, दोनों सिंबल आपको मिलेंगे। ज़्यादा कहीं ये न्यू मिलेगा इस टेक्स्ट में या इस क्वेश्चन में, ये न्यू सिंबल चल रहा है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, n के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻⁻⁻⁻⁻⁴ जूल सेकेंड हमारा इसका आता है। और यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है, लेकिन हमें अब उसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लेते हैं वो -34 जूल सेकेंड लेते हैं। अच्छा, तो मैक्स प्लैंक ने जब ये फॉर्मूला दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अब मैक्स प्लैंक ने जब ये काम किया 1900 में, इससे कुछ अर्सा पहले एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हो चुका था, जिसके मुताबिक कि जब सर्टन फ्रीक्वेंसी की लाइट या वेवलेंथ की लाइट फॉल करती है सर्टन मेटल्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इस डायलामा को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर नहीं किया जा सका।
तो फिर मैक्स प्लैंक की थ्योरी को सामने रखते हुए 1905 में 5 साल के बाद आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। जब आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद 1911 में आपके पास आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। हम पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का मैं तफसील से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसने प्लानिटरी मोशन के ऊपर डिपेंड करते हुए जो मॉडल दिया था उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे, तो वाकई ऐसा था। लेकिन चूंकि वो उसकी क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को और एनर्जी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका तो उसका मॉडल रिजेक्ट किया गया। अच्छा, उसका मॉडल रिजेक्ट किया गया तो उधर से जनाब आपके पास 1911 के बाद 1930 में ठीक 2 साल बाद अगर आप यहाँ पे तरतीब से देखोगे तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर ये 1905 का भी तस्करा मिल जाएगा इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, और आगे आप चलते हैं तो 1911 का तस्करा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर 2 साल के बाद क्वांटम थ्योरी को बेस करते हुए और आइंस्टाइन की थ्योरी को जो बेस करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और रदरफोर्ड के मॉडल को मिलाते हुए नील बोर ने इस पूरे जो एटॉमिक मॉडल था हाइड्रोजन एटम का उसको ना सिर्फ एक्सप्लेन किया, ना सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया बल्कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का जो एम्पिरिकल फॉर्मूले आए हुए थे बाल्मर सीरीज़ के, लेमैन सीरीज़ के, उनको भी एक्सप्लेन कर दिया, उनकी भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे दी। ठीक है जी, तो नील बोर के बाद ये बात इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई कि जी क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्ट करती है, यानी कि लाइट की जो नेचर है ना वो पार्टिकल नेचर है। अब साइंटिस्ट ने बिलीव करना शुरू किया इस चीज़ के ऊपर। फिर नील बोर के बाद मॉजले आता है, उसके बाद डी ब्रोगली आ जाता है। तकरीबन 1923 में डी ब्रोगली ने बिल्कुल नील बोर और आइंस्टाइन के जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे कि जो रेडिएशन है ये पार्टिकल नेचर रखती है, इसका उल्टा कॉन्सेप्ट दे दिया, रिवर्स। उसने कहा कि ये जो पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जितना मटेरियल पार्टिकल है, ये पार्टिकल होते हुए वेव नेचर शो करते हैं, इनको करनी चाहिए। और उसने उस वेव नेचर का हम आगे जाके जिक्र भी करेंगे, लैम्डा का फॉर्मूला भी हमें दिया था H/mv। मैं यहाँ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप सब लोग इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं। मैथ्स के प्रोपोर्शनल है, बड़ी मैथ्स में लैम्डा इतना छोटा होता है कि वो रीडेबल नहीं होता या मैयरेबल नहीं होता, लेकिन स्मॉल पार्टिकल में ये मैयरेबल होता है। इसी सीरीज़ में डिराक का भी काम है, ये फिर डेविसन जर्मन ने का क्या नाम है इस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन कर दी डी ब्रोगली की। और इसी दौरान में डेविसन जर्मन जब ये काम कर रहे थे लुईस डी ब्रोगली के फॉर्मूले को उन्होंने कोई तकरीबन 2829 के दौर में प्रूव किया था। तो श्रोडिंगर 1926 में श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर वो जो पार्टिकल है, पार्टिकल की वेव इक्वेशन बना दी। वेव इक्वेशन आप सब लोग तकरीबन जिन्होंने पार्ट 1 के लेक्चर अटेंड कर लिए हुए हैं वो जानते हैं कि जो आपका वेव फिनोमिना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो फॉर्मुलिज्म हम बनाते हैं, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग हम करते हैं, उसको हमने वेव इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। और वो जो वेव इक्वेशन है वो आपकी क्या नाम है, बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन बनाई थी ये श्रोडिंगर ने पार्टिकल के लिए जो वेव नेचर शो करते हैं। अब वो जो पार्टिकल की वेव थी, जी बेटा हसन पार्ट लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इससे तो मैंने कहा था कि शोर शराबा बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन बना दी और ये वही श्रोडिंगर की इक्वेशन है जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। ये पार्टिकल वेव की है। मतलब क्या है इस बात का कि एक वेव जो ट्रैवल करती है स्ट्रिंग के अलॉन्ग, उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, उसकी इक्वेशन अगर जिन लोगों ने पढ़ी हुई है दे नो अबाउट दिस फॉर्मूला, कर्ली स्केयर वाई ओवर कर्ली एक्स स्केयर 1 ओवर वी स्केयर कर्ली स्केयर वाई ओवर कर्ली टी स्केयर, ये फॉर्मूला उसका। तो ये तो है आपकी वेव का फॉर्मूला जो स्ट्रिंग के ऊपर मूव कर रही है, जो वाटर के ऊपर मूव कर रही होगी, ट्रांसफर वेव का फॉर्मूला है, मैकेनिकल वेव का फॉर्मूला है। लेकिन श्रोडिंगर ने इस मैकेनिकल वेव की बुनियाद पर पार्टिकल की जो वेव होती है ना उसकी इक्वेशन बना दी। ठीक है, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग निकाल दी, जो आपको बड़ा मुश्किल लगती है लेकिन बड़ी आसान है, जब हम यहाँ करेंगे। उस वेव इक्वेशन को आगे जाके डिराक ने एक नई फॉर्म दे दी, मैट्रिक्स मैथमेटिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है जी। तो हाइजेनबर्ग ने भी इसके ऊपर भी काम किया। इसका मतलब ये है कि ये जितनी सीरीज़ है, मैक्स बॉर्न, पास्कल, जॉर्डन, ये सारे के सारे इन्होंने कंप्यूटेशनल
टूल जिसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहते हैं उसको डेवलप किया, और डिराक ने उस मैट्रिक्स मैकेनिक्स की बुनियाद के ऊपर जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाई जिसे हम डिराक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, जब डिराक ने अपनी ये इक्वेशन बना दी कि उसने उसको एक नया नाम दे दिया, डिराक इक्वेशन बनाई गई, लेकिन बाद में ये पता लगा कि डिराक की इक्वेशन असल में मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रहा होता है उसके अंदर ये श्रोडिंगर ही की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इस तरह से आपकी जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है डेवलप होती है, और स्टिल ये अभी डेवलप हो रही है। और इसके अंदर अब तो खैर से ऐसी चीज़ें भी सामने आ गई हैं। फिर इसके अंदर ये क्या जी, अब के क्वांटम मैकेनिक्स की भी एक लिमिटेशन है, ये भी अब ब्रेक डाउन कर रही है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का अगर देखा जाए इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसी के अंदर आती है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स आप पढ़ के आए हो कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द relative speed of either the source of light or the observer, but now we know कि जी स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, चेंज होती है। अब इसका मतलब अगर ये चेंज होती है, अब रिलेटिविटी में हमने कहा था कि जी कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, अब हम कहते हैं ये कर सकता है। तो लेकिन ये नई चीज़ें अभी टेक्स्ट के अंदर नहीं आई हैं, लेकिन ये है कि चीज़ें डिस्कवर हो गई हुई हैं, उनके ऊपर मज़ीद रिसर्च हो रही है। आने वाले दौर में ऑब्वियसली ये चीज़ें टेक्स्ट के अंदर आ जाएंगी, तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स भी तब्दील हो रही है। एक क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स बन गई है, और क्लासिकल एरा में आपका ये आइंस्टाइन से लेकर नील बोर तक के साइंटिस्ट शामिल हैं। फिर ये जो आपके पास मैक्स बॉर्न और डिराक वगैरह हैं, ये थोड़ा सा उसमें चले जाते हैं, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के दौर में आ जाते हैं। अब जो आजकल प्रीवेल कर रही है थ्योरी, वो क्वांटम फील्ड थ्योरी कर रही है, और उसके बाद मज़ीद इसके अंदर डेवलपमेंट अभी भी जारी हो सारी है। तो ये एक पूरा टॉपिक है आपका, ठीक है, ये आपने तैयार करना है। अब ये टॉपिक 2 दफ़ा गिवन है इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। ये जो आपको पीछे मैंने सारा बताया है, ठीक है ना, आप सब लोग इससे वाकिफ़ थे भी, थोड़ा सा वैसे खुद भी पढ़ लेते तो पता लग जाना था। जो अगला हिस्सा नज़र आ रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आपका रिलेटिविस्टिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन से चलता हुआ, इसके अंदर वही बातें हैं जो ऊपर हैं, लेकिन ये सारी फिज़िक्स के इसमें उन साइंटिस्ट का भी जिक्र है जो कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे प्रैक्टिकल बैकग्राउंड के साथ साथ। तो इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड के दोनों साइंटिस्ट का जिक्र है। वही चीज़ थोड़े से इसमें मज़ीद लोगों का भी जिक्र है। आपने दोनों में से देखे किसी एक को, या जो लोग चाहें जिस तरह मुनासिब समझें इनको मिला के करना चाहें मिला के कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। दोनों ही अथेंटिक टॉपिक हैं, अथेंटिक बुक्स से लिए गए हैं, और आप लोग इनको क्वाइट ईजिली तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक इनके पेपर में 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक क्वेश्चन हमारा एक पार्ट हो गया। अब हमने चलना है, क्या नाम है, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन के अंदर हमने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, इनको स्टडी करना है। तो इसमें जो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे ना, वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम सामने आपको नज़र आ रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जब रेडिएशन फॉल करती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी अबव देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो कैपेबल होती है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब इसको जब साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पे, तो उनके मुताबिक नंबर 1 ये प्रोसेस था इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये था इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। साइंटिस्ट के मुताबिक इसको इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए था, यानी कि जैसी लाइट आती थी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की फ़ौरन फटक करके इलेक्ट्रॉन बाहर आता था। भाई नहीं, वो कहते थे लाइट आ रही है, इतनी बड़ी बीम है, उसका बहुत टाइनी पार्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। कि अगर लाइट आपकी सन की लाइट आपके ऊपर गिर रही है, तो आपकी नोज के ऊपर जो लाइट गिर रही है वो सिर्फ एनर्जी नोज को पहुंच रही है, बाकी एनर्जी बाकी पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको बात समझ आ गई होगी कि उनकी कॉन्सेप्ट क्या था। अब वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गैदर करेगा तो इट शुड टेक सम टाइम टू गैदर द एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन ओवरकम द बाइंडिंग फोर्सेस एंड वो बाहर आ सके। अब ये चीज जो थी एक्सप्लेन नहीं हुई। फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। अब उनका ख्याल था जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़नी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे एनर्जी नहीं बढ़ती थी, उनकी तादाद बढ़ जाती थी, करंट बढ़ जाता था। लेकिन जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे तो एनर्जी बढ़ जाती थी, और फ्रीक्वेंसी का उसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये बात हो रही है 1885 के एरा की। अभी क्वांटम थ्योरी दूर दूर तक नहीं थी।
क्वांटम थ्योरी इसके 15 साल बाद आई है और लोगों को बिलीव करते करते मज़ीद 5 से 10 साल लगे थे। ठीक है, अगरचे वो 5 साल बाद आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया था चीज़ों को, लेकिन फिर आइंस्टाइन को भी काफ़ी अर्सा लगा लोगों को बताते बताते। अब जब आइंस्टाइन आता है वो क्या कहता है जी बात यह कि जब ये लाइट आती है इसकी वेव नेचर है लाइट की नेचर है, पार्टिकल नेचर है। उसने कहा ये पार्टिकल फोटोन है, फोटोन आके जब फॉल करेगा ऑफ सर्टेन एनर्जी, और ये एनर्जी फॉर एग्जांपल एच न्यू है, ये फॉल करेगा और ये एनर्जी एक मखसूस एनर्जी जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। इसको आप एच एफ से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर क्योंकि न्यू चल रहा है इसलिए मैं न्यू ही को यूज़ करूँ। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो उसने कहा जब ये आके फॉल करता है तो एच न्यू में से एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट वो चली जाती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करवाने में। इसका मतलब है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू आ गया मैक्सिमम काइनेटिक इलेक्ट्रॉन। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली पहले ही मेजर कर लिया गया था। मैक्सिमम इसका फॉर्मूला था वी नॉट ई, वी नॉट था स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आप यू से शो कर दें और वो यहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो ये इस तरह से इक्वेशन डेवलप की गई थी। और इसकर मैं अगर बिल्कुल क्या नाम है डायग्राम के लिहाज से समझाने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज ये आपके पास मेटालिक सरफेस पड़ी हुई है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ये आपका फोटोन आ रहा है। ये फोटोन जब आके इसको टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करेगा, बाहर आ जाएगा। अगर फोटोन में एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो जितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा ये फाई के बराबर होगी। अगर एनर्जी बाकी बच गई है तो वो एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी, तो ये उसकी एनर्जी थी एच न्यू या एच एफ कर लें आप। ठीक है, तो ये इसके मुताबिक अगर हम इस एनर्जी में से फाई को माइनस करते हैं तो बाकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास आ जाती है। ग्राफ ड्रॉ करें अगर आप फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी का तो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, और ये वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके क्या नाम पूरे के पूरे जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपके सामने, आपने भाई को जिस समय बताया आप पढ़ेंगे। बना बनाया आपका आर्टिकल है, कोई ज़्यादा आपको इसके अंदर प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनस आप करना चाहें देख लीजिएगा, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा। जो पोर्शन अगर आप समझेंगे भैया ये मेरे दिमाग से आउट हो रहा है तो उस पोर्शन निकाल के बाकी आप प्रिपेयर कर लें, चीज़ अच्छी बन जाती है आपके पास। ये इक्वेशन आ गई इसकी, जिसकी बात हम कर मैं फाई से शो कर रहा हूँ, यहाँ डब्ल्यू से शो किया जा रहा है इक्वेशन को। ठीक है, ये आइंस्टाइन इक्वेशन कहलाती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1.20 और मॉडिफाइड फॉर्म में ये 1.21 है। ठीक है, बस ये आपने करना है। और उसके बाद इसी फ्रीक्वेंसी को आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही हाफ एम वी स्केयर बराबर है वी नॉट ई, उसको वी एस से शो किया हुआ है, ई को लाके डिवाइड किया है राइट हैंड साइड पे तो इक्वेशन 1.22 बन जाती है। ठीक, ये आपका टॉपिक एक और हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर आप थोड़ा सा क्लासिकल हवाले से करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो एफएससी के अंदर जो शुरू में क्लासिकल स्टडी है वो वाला पोर्शन आप ऐड करना चाहें तो यू कैन, बाकी एक्सप्लेनेशन ये मौजूद है इसके अंदर, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक, अच्छा जी, न्यूमेरिकल है ये आप खुद देख लेंगे। अब आता है कॉम्पटन इफेक्ट, नेक्स्ट आपका टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर सवाल ये आता है बाजू हम कि जी एक्सप्लेन करें, और उसकी जो इक्वेशन है ना वो आपने ड्राइव करनी होती है। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ की इक्वेशन निकालनी होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये आपको सॉल्व करना है क्योंकि ये सोल्यूशन इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है जी, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपने सिर्फ इक्वेशन पढ़ी हुई है। अभी भी सोल्यूशन आपने को ख़ास नहीं मैंने लेके जाना, उतने स्टेप्स कराने जितने नेसेसरी हैं, फजूल के स्टेप्स हम नहीं करेंगे। जो फिजिसिस्ट बैठे हैं मेरे पास जिन्होंने एमएससी फिजिक्स वगैरह कर रखी है उनसे माजरत भाई, वो फजूल के स्टेप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी ज़रूरत हमें सीएसएस में नहीं है। जो हम लोग बीएससी में पढ़ते या पढ़ के आते हैं ना, या बीएस ऑनर्स के अंदर, वो स्टेप्स हमें ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे खासे लंबे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। लेकिन ये कि जो नए आपको नोट्स का एक हैंड आउट दूंगा ना उसमें वो स्टेप्स में शामिल होंगे। वो मैथमेटिक्स है सारा का सारा, कि आपने कंपोनेंट बनाने हैं, क्या नाम है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, उनको ऊपर आपने मोमेंटम के एक्स और वाई कंपोनेंट बनाने हैं, क्योंकि मोमेंटम का होता है वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी की आपने इक्वेशनें बनानी है और फिर उनको साइमल्टेनियसली 3 इक्वेशनें बनती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, इधर से वैल्यू उधर लगाएं, उधर से इधर लगाएं, कर आके सॉल्व हो जाता है।
थोड़ा बहुत काम हम करेंगे, क्योंकि CSS में एक बात आप सब लोग याद रखेंगे, पहले भी ये ब्रीफिंग में बात की हुई है मैंने, कि यहाँ पर ना तो हमें 100% मैथमेटिक्स चाहिए, ना 100% थ्योरी चाहिए, हमें एन बैन काम चाहिए होता है। यानी दरमियान में हम रख के चीज़ों को चलते हैं। बहुत ज़्यादा हमने मैथमेटिकल स्टेप भी इन्वॉल्व नहीं करने, बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं करनी कि मैथमेटिक्स बिल्कुल छोड़ जाएं। दोनों को मुनासिब लेके चलते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें भी इसी तरह की जो फॉरेन बुक्स हैं, फॉरेन बुक्स, मैं लोकल बुक्स की बात नहीं कर रहा, ये आर्टिकल आपकी फॉरेन बुक्स का है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम आपको। तो फॉरेन बुक्स के अंदर इसी तरह चीज़ें चलती हैं और वही चीज़ें ज़्यादा अथेंटिक मानी जाती हैं आगे। क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर्स हैं वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिन किताबों को वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ के आए होते हैं, उन्हीं से उनको आर्टिकल नज़र आता है तो आपको नंबर मिलते हैं। ये हकीकत है। कॉम्पटन फेयर ये है कि 1923 में कॉम्पटन ने ये बात ऑब्ज़र्व की थी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन किसी फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन आके किसी इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करता है ना, तो आफ्टर द कोलाइजन जो फोटोन है इसका वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है। इसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, कि एक्स रे फोटोन जब आकर कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑब्वियसली हम एट रेस्ट कर लेते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। आफ्टर द कोलाइजन जो कि इलास्टिक होगी, इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। हमने जो इसका एनालिसिस करना है, हमने बड़ा सिंपल केस लेना है, वन डायमेंशन का, और फोटोन आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये वाला, ये आ रहा है यहाँ पर, इस जानिब टकराएगा इससे। इसका जो मोमेंटम है P, आमतौर पे H ओवर लैम्डा फॉर्मूला लेते हैं, एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आप F की जगह C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा कर दें, ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें 1 ओवर लैम्डा की, तो वो आएगी न्यू ओवर C। तो इसकी नई फॉर्म H न्यू ओवर C भी बन जाती है मोमेंटम की। ये जब आगे इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट से टकराता है, जब यहाँ आगे से स्ट्राइक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनिशियल, वो जीरो है एट रेस्ट पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आफ्टर हैविंग कोलाइजन विथ फोटोन, तो फोटोन अगर ये नीचे को जाता नजर आ रहा है एट एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एट सम एंगल फाई, मूव करेगा। आफ्टर द कोलाइजन इलेक्ट्रॉन के पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, और बिफोर द कोलाइजन रेस्ट मास की एनर्जी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ के आए हैं, E नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी बनता है। इंसिडेंट फोटोन के पास पहले भी एनर्जी थी, आफ्टर द कोलाइजन भी एनर्जी होगी जो चेंज होगी। अब हमने इक्वेशंस डेवलप करनी है। हम क्या करेंगे, हमें एनर्जी की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इनको अप्लाई करने के लिए हमने तरीकाकार क्या रखना है कि जहाँ तक एनर्जी और मोमेंटम की इक्वेशन उसका ताल्लुक है वो मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, लेकिन ये आपके पास एनर्जी है और ये मोमेंटम है, इनिशियल और फाइनल। फाइनल को उन्होंने प्राइम के साइन से शो किया हुआ है। उसके बाद अब आप जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन नंबर 27, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, इसमें सिर्फ फोटोन का मोमेंटम शामिल है, इलेक्ट्रॉन का तो इनिशियल मोमेंटम आपको पता है रेस्ट पर है, जीरो है। आफ्टर द कोलाइजन इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो Pe से और फोटोन का P प्राइम से शो किया गया। यहां से इक्वेशन को आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इज इक्वल टू आएगा फोटोन का इनिशियल मोमेंटम माइनस फोटोन का फाइनल मोमेंटम की ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। ऊपर वेक्टर साइन कर लें। ये जो अब इक्वेशन मैंने लिखी है आपके सामने, इसका डॉट निकालेंगे लेफ्ट साइड का लेफ्ट के साथ, राइट साइड का राइट के साथ। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट A, वो होता है A स्क्वायर। ये वेक्टर के चैप्टर में भी पढ़ा के आया हूँ मैं। तो यहाँ पे जो पहला डॉट प्रोडक्ट है लेफ्ट साइड का, वो तो PE स्क्वायर हो जाएगा, यू नो।
जो राइट साइड है वो आपके पास हो जाएगा p माइनस पी प्राइम वेक्टर साइन के साथ, ऑब्वियसली डॉट p माइनस पी प्राइम। अगेन इसको इन्होंने स्केयर की शेप में दिया है इस तरह से, लेकिन ये ए स्केयर बी स्केयर 2ab का फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, ये वो चीज़ नहीं है। ये आपने डॉट लेना है इनका। डॉट जब आप ओपन करेंगे तो आप वैसे करना चाहें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a डॉट बी आप फॉर्मूला लगाएंगे, a डॉट बी, तो वो ए बी कॉस ऑफ थीटा, उसके मुताबिक उसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आएगी। मोमेंटम की वैल्यू अभी मैं पीछे लिख कर आया हूँ, वो वैल्यू यहाँ पुटअप करके जो कॉमन है वो बाहर निकाल देंगे तो आपका ये चीज़ बन जाएगी यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 1.28। ये आपके पास मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करते हुए आपने मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्केयर निकाल लिया। ठीक, अब आपने क्या करना है, आगे जाके आपने एनर्जी का लॉ लगाना है। इसको आप एनर्जी के लॉ में यूज़ करेंगे। जहाँ तक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी का ताल्लुक है वो तो फॉर्मूला ये होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी और मोमेंटम का जो आपस का रिलेशन है ना, आपने इससे पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ई स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम C4, एक मिनट, एम C4 और एम स्केयर है ये फॉर्मूला। ये रिलेटिविटी के अंदर एक छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। सब जिनके पास मेरे नोट्स हैं वहाँ उनको ये आर्टिकल लाजमी मिलेगा, और मैंने कहा था इसको कीजिएगा क्योंकि इसका हम आगे यूज़ भी करेंगे। वो यूज़ यहाँ पर आ रहा है, इसी का आप अंडरूल लेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। इसके अंदर जो ऊपर आपने इक्वेशन 28 निकाली ना, वो यहाँ इस जगह आप पुटअप करेंगे सी स्केयर के साथ। जब सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सी स्केयर, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 28 में, ये उस सी स्केयर से कटेगा, बाकी एच स्केयर बचेगा, न्यू स्केयर प्लस न्यू प्राइम स्केयर माइनस 2 न्यू प्राइम कॉस ऑफ थीटा के साथ। अब आपने क्या करना है, एच स्केयर को कॉमन निकालेंगे, अंडरूट एच स्केयर बाहर आकर एच बन जाएगा, और इसके साथ चूंकि कोई एच नहीं है तो वो एच स्केयर यहाँ डिवाइड भी होगा इक्वेशन 30 के अंदर। कोई इतना मुश्किल स्टेप्स नहीं है। ये जो मैथमेटिकल स्टेप्स मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपने तकरीबन पढ़े हुए हैं इससे पहले इसी कोर्स में। ये कोई एफएससी में नहीं पढ़े हुए, ये इसी कोर्स में पढ़ाए मैंने। जैसा ये डॉट प्रोडक्ट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा के आया, ई स्केयर का फॉर्मूला मैं पढ़ा कर आया, इसके ऊपर आपने अब अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ये लिखी है। ये ई फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन है, ई नॉट का मतलब रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई प्राइम फोटोन की एनर्जी आफ्टर द कोलिजन ऑब्वियसली कम हो जाएगी, वेवलेंथ जब बढ़ेगा एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? ई इज इक्वल टू एच एफ या एच सी ओवर लेमडा। ये बताता है कि ई और लेमडा का रिलेशन इनवर्स होता है। एफ की जगह आप एच न्यू भी यूज़ कर सकते हो। मैं एफ और न्यू साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहा हूँ कि जिन लोगों का एफ के साथ ज़्यादा फेमिलियर है वो उसका वो लेके चल सकते हैं, अगर चाहें तो एफ को रख के सॉल्व कर लें सारे को, ताकि आपको वो न्यू और एफ का चक्कर गड़बड़ा ना जाए। अच्छा, यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.32 आ जाएगी। 1.32 को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस ये जो स्टेप नज़र आ रहा है ये वाला, इसको उठा के शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पर, और होल इक्वेशन को h से डिवाइड करना है तो 33 इक्वेशन आती है। बस खत्म मैथमेटिक्स। आगे सिर्फ आपने इसका जो सोल्यूशन है ना, जो एफएससी में भी याद किया था, ये बस ये याद करना है, ये याद करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। स्केयरिंग बोथ साइड करके 33 इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये चीज़ बन जाती है, लेकिन बेहतर आपसे यही पूरा स्टेप है 1 ओवर म्यू प्राइम माइनस 1 ओवर म्यू इज इक्वल टू एच ओवर एम सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इस पूरी इक्वेशन को आप सी से अगर मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ तो ये बन जाएगा सी ओवर म्यू प्राइम माइनस सी ओवर न्यू इज इक्वल टू एच ओवर एम ई सी, क्योंकि स्केयर का एक कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये लैम्डा को शो कर रहा है, ये इक्वेशन आ जाएगी 35। और यहीं तक आपने इसको क्या करना था, सॉल्व करना है। 35 मैं ज़रा सामने ले आता हूँ आपके, ये तो ये है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ का सवाल। ठीक है, और इसकी अगर आप निकालना चाहें वैल्यू वाला इंसिडेंट की तो वो आप निकाल सकते हैं, इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू पुटअप करके, सारी वैल्यूज हमें मालूम है। ठीक है, तो कॉम्पटन वेवलेंथ भी आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखाई देंगे, न्यूमेरिकल आते हैं
लेकिन वो पीछे जो फॉर्मूला पड़ा है वही वैल्यूज पुटअप करके हल करना है, कोई नई चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है ये है जी पेयर प्रोडक्शन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, वही चीज़ है, वही कहानी है, आज तक चेंज नहीं हुई। जाहिर बात है, एक एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है जी। पेयर प्रोडक्शन के नहीं, एंडरसन ने इसके अंदर एक मौजूद पार्टिकल एंटी मैटर पार्टिकल को डिस्कवर किया था एंडरसन ने। पेयर प्रोडक्शन जो हमारे पास है ये ड्राग की एक्सटेंशन है, और उसके अंदर जो पार्टिकल आता है ना जिसे कहते हैं हम पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन को डिस्कवर किया था एंडरसन ने। अच्छा, है क्या पेयर प्रोडक्शन के एक मखसूस एनर्जी का फोटोन, गैमा रे फोटोन ख़ास तौर से कहना चाहिए, या हाई एनर्जी का एक्सरे फोटोन जब इंटरेक्ट करता है किसी हैवी न्यूक्लियस के साथ। इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है उसके पास से गुजरता है, ये नहीं कि उससे टकराता है ना, वरना कोलाइड का वर्ड होता। तो समथिंग हैपन्स, क्या पता नहीं, समथिंग हैपन्स। ये समथिंग हैपन आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन है ना, ये इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वन डायग्राम। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं और इस तरह भी ट्रैवल कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। और इस इक्वेशन में मोमेंटम, चार्ज, मास, एनर्जी हर लॉ एप्लीकेबल है। तो ये न्यू पार्टिकल आपको नजर आ रहा है ई पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पार्टिकल है। एंटी मैटर, उस मैटर को कहते हैं आमतौर पे, अगर चार्ज बॉडीज के हवाले से बात करें कि जिनके ऊपर चार्ज तो डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। एंटी पोजिट्रॉन, ये पोजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आपका जो प्रोटॉन का एंटी मैटर पार्टिकल भी होता है, वो एंटी प्रोटॉन कहलाता है। न्यूट्रॉन का भी होता है। और इनकी खासियत क्या है कि जब मैटर के साथ एंटी मैटर अगर मिल जाता है ना, तो ये एनर्जी में चले जाते हैं, और उसको बोलते हैं एनहाइलेशन ऑफ मैटर, जो आगे आएगा। इसके अंदर हमने बस यही एक बात करनी है कि इसकी इक्वेशन हमने देखनी है वो कैसे बन जाती है। आपको पता है इनकमिंग जो फोटोन है उसकी एनर्जी, अगर आप एच कट ओमेगा ले लो या एच न्यू ले लो या एच एफ ले लो। एच कट इसके अंदर एक नया कांस्टेंट है, ड्राग कांस्टेंट कहलाता है ये एच कट, ये बराबर होता है एच ओवर 2 पाई के, ठीक है। और वो जो आप एच एफ पढ़ते हो ना, उसको अगर आप 2 पाई से डिवाइड करो और 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, तो डिवाइड करने की वजह से ये बन गया एच कट और वो बन गया ओमेगा 2 बाई एफ, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो ये एनर्जी का नया फार्मूला बन जाता है। और ये जो नया फार्मूला आपको नज़र आ रहा है नई शेप में, ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब इसकी इक्वेशन की हम बात करते हैं, इक्वेशन बड़ी सिंपल है कि जो आपकी एनर्जी है ना ऑफ फोटोन, वो इक्वल टू है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन और रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ फोटोन और नहीं, एनर्जी ऑफ पोजिट्रॉन, मैं ज़रा फिक्रा चेंज कर दूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पोजिट्रॉन प्लस रिक्वायर्ड न्यूक्लियस की एनर्जी। ये आमतौर पे हम इसको बहुत कम इसकी वैल्यू होती है, ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सी स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ पोजिट्रॉन वो भी एम सी स्क्वायर, क्योंकि मास के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, और इसकी काइनेटिक एनर्जी और रिक्वायर्ड न्यूक्लियस। जो अब हम इनको जब ऐड करते हैं इन दोनों को, तो ये बनता है 2m0 सी स्क्वायर। 2m0 सी स्क्वायर को अगर सॉल्व किया जाए तो ये बनता है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एफएससी वाली वैल्यू है, आज तक वही चल रही है, चेंज नहीं हुई। ये हम बात कर रहे हैं m2m0 सी स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब है जो इनकमिंग रेडिएशन का पार्टिकल है उसकी अपनी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बार नोट कर लें, आपके पास जो रेडिएशन हम बात करें ना मुसलसल, इसमें अगर उसकी एनर्जी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे होती है ना, तो वो करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे की एनर्जी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी एनर्जी अगर इससे लेस है तो आप क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपकी एनर्जी E 0.51 से ज़्यादा लेकिन लेस देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है, तो यहां पता है आप क्या करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट। और 1.02 से ज़्यादा है
तो पेयर प्रोडक्शन। ये एमसीक्यू के लिए आपके जहन में हो। जो मैंने डॉक्यूमेंट इससे पहले आप लोगों को चैप्टर 21 की भिजवाई है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी तैयार करते हुए आप लोगों ने अल्फ़ा बीटा गैमा की जो इंट्रैक्शन विद मैटर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने लाजमी इसमें नोट करनी है। जी, ये रहा था कि अल्फ़ा बीटा गैमा रेस की प्रॉपर्टी वाला जो आर्टिकल मैंने आपको चैप्टर नंबर 21 में भेजा है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। वो आपने वहाँ से आप जब याद, वैसे भी आपने लाजमी वो चीज़ें याद करनी है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन के अंदर आपको उसको लिखनी पड़ेंगी, तो वहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंशन है। नेक्स्ट इसके बाद है इनहालेशन। ये इनहालेशन जो होता है इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है आपके पेयर प्रोडक्शन का। अच्छा, अब जब हम आगे चलते हैं ना, तो हमारे पास आता है वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली का मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि इसने बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस सजेस्ट किया था कि जिस तरह वेव्स होते हुए पार्टिकल नीचे शो कर रही हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं रियल टाइम पार्टिकल, मैसिव पार्टिकल, उनको पार्टिकल होते हुए वेव नीचे शो करनी चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी उसने उसका वेवलेंथ सजेस्ट किया, और ये अपने पीएचडी के थीसिस में उसने किया था। पीछे आप हिस्टोरिकल नोट में पढ़ लेंगे, पढ़ के भी आए, मैं बता के भी आया हूँ, और ये बातें भी आप उसमें जब याद करने बैठेंगे पढ़ लेंगे। इस चीज़ को फिर एक्सप्लेन किया डेविसन जर्मन ने 3-4 साल के बाद। तो जो ये वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या ये किया डेविसन जर्मन ने कि अगर तो पार्टिकल्स वेव नेचर शो करते हैं तो हम इन पार्टिकल्स को वेव्स की जगह यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने एक्स रेस की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में। निकल के क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम करने की कोशिश की इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, और जो रिजल्ट्स आए वो एक्स रे के रिजल्ट्स के साथ 100% मुताबिकत रख गए। वहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्लियर हो गया। और जब डी ब्रोगली क्लियर होता है तो डी ब्रोगली के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए नील बोहर का एक पोस्टुलेट्स भी प्रूव हो गया था। वो जब नील बोहर का आएगा टॉपिक वहाँ जाके बताऊंगा आपको। ये उसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ये फार्मूला और डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर। ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है जी, या फाई कर लें। इक्वेशन नंबर 46, इसके ज़रिए लैम्डा कैलकुलेट किया गया तो आंसर ये आता है। ये डाटा आप यूज़ कर लीजिएगा जो यहाँ गिवन डाटा है। और यही चीज़ जब यूज़ की गई इस फॉर्मूले के ज़रिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी डी ब्रोगली, जिसमें इन्होंने लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी की जगह पी यूज़ किया गया। पी फॉर मोमेंटम है, और याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को आप यूं करें, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें, m हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम वी मोमेंटम होता है ना, तो हाफ p स्क्वायर एम के। तो आपने खाली p निकालना हो तो अंडर रूट आ जाएगा 2mk। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर देखें वही है, सेम 17.7 17.5। तो यहाँ से साबित होता है कि जो डी ब्रोगली ने कहा था वो बात सही थी। और उसके बाद जो इनका एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है, किसका भला, पार्टिकल वेव का, वो ये लिखा है 49 में, साई ए ई पार आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये हमने अभी पढ़ना है जाकर, ये हम पढ़ेंगे जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करेंगे ये चीज़, ठीक। तो यहाँ से अब आप देख लें कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आ गया। इसी चीज़ को थॉमसन ने भी किया था। थॉमसन ने ये किया था कि स्कैटरिंग कराई थी इलेक्ट्रॉन की, और स्कैटरिंग या डायफ्रैक्शन जो कराई ना, उसने कहा ये बात ऑब्जर्व की कि इलेक्ट्रॉन की जो डायफ्रैक्शन है उसका जो एंगल है, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, वो लाइट के डायफ्रैक्शन से रिसेम्बलेंस रखता है। और वो डायफ्रैक्शन पैटर्न ये आपको नज़र आ रहा है। इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है, टॉपिक ही छोटा सा 4 लाइनों का है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से होगा, ठीक है।
उसके बाद आपके पास है फिर ये मैटर वेव्स का टॉपिक है। मैटर वेव्स किसे कहते हैं अभी बता दिया डी ब्रोगली की। और यहाँ से ये करने के बाद एक बात कंफर्म हो जाती है हमें, क्या भला, कि वेव्स पार्टिकल नेचर रखती हैं वेव्स होते हुए, पार्टिकल वेव नेचर रखती हैं पार्टिकल होते हुए। इस चीज़ को बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ठीक है, आगे कुछ फिर न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास लगातार, वो आपने देख लेने। और इनडिटरमिनेट नेचर ऑफ द माइक्रो फिजिकल वर्ल्ड, ये करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बताया हुआ है कि अभी तक आप माइक्रो लेवल की जो नेचर है ना, जो साइंस, वो अभी तक हम उसको समझ नहीं सके नेचर है क्या, क्वांटम वर्ल्ड है क्या, इतना ज़्यादा नहीं समझे हम अभी तक। जितना समझे वो आप तक पहुंचा दी गई है बात। अब आता है टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। बड़ा सिंपल, हाइजेनबर्ग ने ये बात कॉन्सेप्ट दिया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक ही वक्त में मेजर करना पॉसिबल नहीं है एक्यूरेसी के साथ। एक चीज़ में आप एक्यूरेसी लाओगे, मोमेंटम में तो पोजीशन में नहीं रहेगी, और अगर आप पोजीशन में लाते हो तो मोमेंटम में नहीं रहेगी। अगर इसकी मैं बेसिक फॉर्म की बात करें तो वो हमारे पास ये होती है कि हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमने क्या चाहिए होती है, लाइट। लाइट को जब मैं फॉल कराऊंगा इलेक्ट्रॉन पे तो काउंटर इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट जाएगा और उसकी जो पोजीशन में चेंज आएगा ना डेल्टा एक्स, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, लैम्डा ऑफ फोटोन के इक्विवेलेंट। और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा। दोनों अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लाई करें ज़रा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी कट कटा के ये बन जाएगा कितना, लैम्डा इंटू एच ओवर लैम्डा, ये कट गया, एच आ गया कांस्टेंट। यानी दोनों अनसर्टेनिटीज़ का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है। इसका मतलब एक अनसर्टेनिटी को मैं डिक्रीज करता हूँ, दूसरी बढ़ जाएगी, ताकि प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट। इट मीन्स आप ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसके जरिए हम साबित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। कि एनर्जी का रिलेशन भी इसमें चलता है कि एनर्जी भी और उस जिस टाइम में ये एनर्जी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एनर्जी एंड टाइम इंटरवल, इनमें भी क्या है कि जी अनसर्टेनिटी है, आप इनको भी मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली फॉर इलेक्ट्रॉन एक्यूरेसी।